नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के टॉपिक में एनसीईआरटी संसद तथा कानूनों का निर्माण और न्यायपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, सांसद भारतीय लोकतंत्र का महत्वपूर्ण डैश और डैश है। तो सांसद जो है भारतीय लोकतंत्र का महत्वपूर्ण जो है प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। यह पहला उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कब आज़ाद हुआ था? तो भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन इसमें कोई विकल्प नहीं है, इसके लिए नन ऑफ दिस होगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता आंदोलन औपनिवेशिक शासन की स्थिति को बदल डाली और खुलेआम डैश करने लगी। खुलेआम जो है यह ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगी। विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, इसकी मांग किस सन में की गई? इसकी मांग जो है 1885 की गई। किसके द्वारा यह मांग की गई कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए? यह जो की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा की गई। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की शुरुआत से लगभग कितने लाख वर्ष नहीं होगा यहाँ वृक्षों यानी पेड़ पौधे, तो कितने पेड़ पौधों की जो है सुरक्षा हुई? तो यह 1.5 लाख, 1,50,000। पहली बार किस आम चुनाव में पूरे देश में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया था? तो 2004 के आम चुनाव में किया गया था। स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे और भारत सरकार को डैश और डैश रहना होगा। तो भारत सरकार को जो है यह भारत सरकार को लोगों की जरूरत और मांगों के प्रति संवेदनशील होना होगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है हर किसी को वोट देने का अधिकार। गलत। केवल पढ़े लिखे को वोट देने का अधिकार, ये भी गलत। सभी वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार, बिल्कुल। सभी वयस्क जो है जो 18+ है उसको वोट देने का अधिकार है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब बना? तो यह जो एक्ट बना है 1909 में बना था। गलत कथन का चयन करें। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधि के समूह को संसद कहा जाता है। गलत। ये जो है ये सही है, ठीक है ना, लेकिन गलत कथन का बोल रहा है। सांसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है, तो ये भी हो जाएगा सही। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, ये भी सही। और लेकिन लोग प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, तो प्रत्यक्ष नहीं और प्रत्यक्ष रूप करते हैं, इसीलिए यह कथन जो है गलत हो जाएगा। 11 का डी। भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की क्या है? तो भारतीय जनता की जो है यह एक आस्था की प्रतीक है। लोकसभा में कुल, सही कथन का चयन करें, लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं और इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है। गलत। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं और इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है, यह भी गलत। लेकिन भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानूनी निर्माती संस्था है, ये सही है। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 6ठे वर्ष चुनाव किया जाता है, 6ठे नहीं 5वें वर्ष पर, इसीलिए यह भी कथन क्या होगा? गलत हो जाएगा। किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? तो किसी भी राजनीतिक दल को जो है लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने के लिए 273 होने चाहिए। पहले कितने थे? पहले 272 थे, वो 272 सदस्य होते थे, किंतु 2019 में जो है एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों को नियुक्त करने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया, इसीलिए अब जो है 273 होनी चाहिए। गलत कथन का चयन करें। तो कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम है, सही। कार्यपालिका संसद द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने का काम करती है, सही। भारत का प्रधानमंत्री विपक्षी दल का नेता होता है, मुखिया होता है, गलत। क्या होता है? विपक्षी दल का नहीं होता है, इसीलिए कथन गलत। इसलिए गलत कथन का चुनाव कर रहे हैं, तो आंसर सी हो जाएगा। केंद्रीय सचिवालय का निर्माण कब किया गया था? तो केंद्रीय सचिवालय का निर्माण 1930 के दशक में किया गया था, बी। राज्यसभा के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। तो गलत कथन, उनके सदस्य का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभा के
निर्वाचित सदस्य करते हैं, सही है। यह लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानून की समीक्षा करता है किंतु उसमें संशोधन करने का अधिकार नहीं है, ये गलत है, उसमें संशोधन कर सकता है, ठीक है। 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ये भी सही है। यह मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है, ये भी सही है। प्रश्नकाल के माध्यम से सांसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है और सवालों के माध्यम से सरकार को क्या करती है, बर्खास्त करती है, गलत। उसकी खामियों के प्रति आगाह करती है, बिल्कुल, उसकी खामियों के प्रति आगाह करती है। सरकार से सवाल पूछना किसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है? सरकार से सवाल पूछना जो है यह सांसद की जिम्मेदारी होती है, विधायक की जिम्मेदारी होती है, विधायिका की जिम्मेदारी होती है। गलत कथन का चयन करें। लोकतंत्र के स्वास्थ्य संचालक में विपक्षी दल एक आम भूमिका अदा करते हैं, सही। विपक्षी दल सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की प्रशंसा करते हैं, विपक्षी दल जो है सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की प्रशंसा बिल्कुल भी नहीं करती है, ये गलत हो जाएगा। वित्त संबंधित सभी मामलों में सरकार के लिए किसकी मंजूरी सबसे महत्वपूर्ण होती है? यह होती है विधायिका और संसद की। भारतीय लोकतंत्र का मुख्य आयाम क्या है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सभी, ऑल ऑफ दिस। आमतौर पर सबसे पहले किसी खास कानून के लिए आवाज कौन उठाते हैं? विदेश में रहने वाले राजदूत, गलत। विदेश में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थी, गलत। समाज के विभिन्न समूह, बिल्कुल, समाज के विभिन्न समूह ही कानून के खिलाफ उठाते हैं। सरकारी नौकरी में काम करने वाले कर्मचारी, ये भी गलत। महिलाओं के शोषण मौखिक या फिर आर्थिक शोषण के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम कब बना था? यह जो हिंसा बना था 2005 बना था। महिला संरचना जो है यह 2005 जो महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचने के लिए बनाया गया था। इसे 26 अक्टूबर 2006 को भारत सरकार एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये लागू किया गया था। एक्ट बना था 2005 में, लेकिन पूर्ण रूप में लागू हुआ था 2006 में। किन माध्यमों से संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है? टेलीविजन, रिपोर्ट और अखबार के संपादकीय, बिल्कुल, संपादकीय बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी सरकार के आवाज़ को जो है गलत तरीके जो उसको प्रचार करने के लिए। रेडियो प्रसारण आम सभा के जरिए, ये भी सही है, दोनों होगा। अंग्रेज सरकार राजद्रोह की बहुत व्यापक परिभाषा का इस्तेमाल करती थी, किस एक्ट के तहत? यह जो है 1870 के एक्ट के तहत। स्वतंत्र न्यायपालिका के संबंध में कौन सा कथन सही है? स्वतंत्र न्यायपालिका अपने कार्यों को निष्पक्षता तथा कुशलता से तभी कर सकती है जब वो स्वतंत्र हो। हाँ, तभी कर सकती जब वो स्वतंत्र हो, सही कथन का स्वतंत्र हो, बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए न्यायपालिका। कार्यपालिका प्रति उत्तरदायी होती है, नहीं। स्वतंत्र न्यायपालिका तात्पर्य है कि न्यायपालिका जिसे चाहे उसे दिन कर सकती है, ये भी नहीं, इसीलिए पहला उत्तर सही है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 79 के अनुसार किन्हें भारत की संसद के एक भाग के रूप में वर्णित किया गया है? तो 79 जो है संसद का वर्णन है, तो इसमें जो है लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति ऑल है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी। 79 के अनुसार एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी होगी। 2 सदन जो लोकसभा और राज्यसभा होगी। और भारतीय संविधान लोकसभा और राज्यसभा से कुछ अपवादों को छोड़कर कानूनी निर्माण की शक्तियों में समान अधिकार देता है। कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? यह जो है 105 का आर्टिकल 105 जो है यह निर्धारित करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में 2 विशेष अधिकार दिए गए हैं। कौन सा विशेष अधिकार है? संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता है 105 में। सदन की कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार दिया है, संसदीय विशेष अधिकार दिया है। कुछ विशेष अधिकार और रियायतें हैं जो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों और संसद की समितियों में भाग लेने वाले लोगों को मिलती है। निम्नलिखित में कौन सा संसद का एक अनन्य भाग नहीं है? यह जो भाग है राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है, लेकिन नहीं है कौन? उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहते हैं, सही है। राज्यसभा का संसद का दूसरा सदन कहते हैं, सही है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, गलत। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ठीक है। राज्यसभा एक अस्थायी है, अस्थायी नहीं है। लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है, ये भी सही है। भारतीय संसद की संप्रभुता
प्रतिबंधित है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, गलत। न्यायिक समीक्षा से, ये सही है। विपक्षी दल के नेताओं से, ये भी गलत है। भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से, ये भी गलत है। भारतीय संसद की संप्रभुता जो है न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। इंग्लैंड, जहां पर संसदीय सर्वोच्च की सिद्धांत लागू है, के विपरीत भारत में संसदीय शासन व्यवस्था लागू करते हुए भी संसदीय प्रभुता को स्वीकार नहीं किया गया। भारत में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को संविधान निर्माताओं द्वारा लागू किया गया है। अमेरिकी संघ की भांति भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 137 तथा 226 के अंतर्गत संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिक वैधता की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। न्यायिक पुनरावलोकन की इसी शक्ति से संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित तथा सीमित होती है। कितने सत्र होते हैं संसद के? बजट सत्र होते हैं, मानसून सत्र होते हैं, शीतकालीन सत्र होते हैं, सभी। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, सदन विधेयक या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा साधारण विधेयक। साधारण विधेयक जो है इसमें होता है, ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक कहलाता है अगर उसमें करों के अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनिमय से संबंधित प्रावधान होता है, ठीक है। एक साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी पेश किया जाता है, जबकि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? राष्ट्रपति जब बुलाए। लोकसभा राज्यसभा मतभेद होने पर राष्ट्रपति जब बुलाए वो नहीं, राष्ट्रपति बुलाने का काम करता है जरूर, लेकिन लोकसभा राज्यसभा में मतभेद होने पर ही संयुक्त बैठक होती है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत किसी विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो अभी जो है स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में जो है यह 3 बार हो चुकी है। और कितनी बार? 3 बार। 1950 के वर्तमान दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को अभी तक 3 बार बुलाया गया है। 3 बार। दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960 में, 77 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक और आतंकवाद निवारक विधेयक 2002 में। 60, 77 और 2002 में आया अभी तक संयुक्त बैठक 1950 के बाद। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अध्यक्षता बिल्कुल ही नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं। संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? यानी बुलाने का काम जो करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करता है, किंतु वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेता है, बल्कि वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। संविधान का अनुच्छेद 79 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद का एक संगठक भाग होता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में जो विधेयक पारित होता है वह जो है दोनों सदनों के कुल सदस्यों के समान बहुमत द्वारा, गलत। दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, गलत। दोनों सदनों में कुल उपस्थित मतदाता सदस्यों के समान बहुमत द्वारा ही होता है। जब किसी मनी बिल को छोड़कर, क्योंकि मनी बिल को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, न कि राज्यसभा में, को संसद के किसी भी सदन में रखा जाता है, तो वह उस बिल को संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा लोकसभा द्वारा उपस्थित हुआ मतदान करने वाले सदस्यों के विशेष बहुमत से उस बिल को पारित करना आवश्यक है। यदि एक बिल जो संसद के एक सदन से पारित हो गया है परंतु दूसरे सदन से पारित नहीं हुआ है या 6 महीने तक रुका हुआ है, इस स्थिति में डेडलॉक यानी तनाव की स्थिति उत्पन्न जाती है। इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान करता है। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति में क्या होता है? यह जो होता है लोकसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है, गलत। राज्यसभा की इच्छा अनुसार, यह भी गलत। संयुक्त अधिवेशन में फैसला होगा, गलत। प्रस्ताव गिर जाएगा। संविधान संशोधन का प्रस्ताव या विधेयक पुनः स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के एक सदन में पारित होने के बाद
वही विधेयक दूसरे सदन में उसी रूप में पारित होना चाहिए। दोनों सदनों में मतभेद और गतिरोध होने पर संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। उस स्थिति में प्रस्ताव क्या होगा, गिर जाएगा। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय जो है वह क्या होता है, प्रथम विषय क्या होता है, प्रश्नकाल। और प्रश्नकाल के ठीक बाद समय क्या कहते हैं, शून्यकाल। लोकसभा में कार्यवाही का पहला घंटा जो है 11 से 12 वो प्रश्नकाल कहलाता है। और प्रश्नकाल में सांसद जो है विभिन्न सूचीबद्ध मुद्दों पर प्रश्न करते हैं और जिसकी शुरुआत राज्यसभा में कितना बजे होती है, 12 बजे होती है। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है, तो यह जो है शून्यकाल है। निम्न विधेयकों में किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। साधारण विधेयक गलत, साधारण विधेयक गलत, विधि विधेयक गलत, संविधान संशोधन विधेयक सही है। संसद के वेतनों का निर्णय कौन करता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बनाने के लिए आवश्यक घनपूर्ति या कोरम, कितना, 1/10वां भाग। सदन की किसी बैठक के लिए कोरम अथवा घनपूर्ति अध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे व्यक्ति सहित कुल सदस्य संख्या के 10वें भाग की उपस्थिति होना अनिवार्य है। वर्तमान स्थिति में 55 सदस्य, प्रत्येक दिन बैठक के आरंभ में अध्यक्ष पीठासीन होने के पहले यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी सदन में घनपूर्ति हो। यदि 11 बजे यह देखा जाता है घनपूर्ति नहीं हो तो घनपूर्ति घंटी बजाई जाती है और अध्यक्ष तभी पीठासीन होता है जबकि घनपूर्ति हो गई हो। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद, त्रिशंकु जो है संसद यानी हंग पार्लियामेंट का गठन कब हुआ था, हंग पार्लियामेंट का जो गठन हुआ था वह 1989 में हुआ था। हंग पार्लियामेंट, त्रिशंकु संसद। सरकार की द्विदलीय संसदीय प्रणाली में एक त्रिशंकु संसद तब बनती है जब किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल या सहयोगी पार्टियों के समूह की सीटों की संख्या के अनुसार संसद या विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है। भारत में पहली बार त्रिशंकु संसद 1989 में बनी थी। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही है, तो अस्थायी संसद जो है भारत में जो है यह 17 अप्रैल 1952 तक रही है। 17 अप्रैल 1952 तक देश में अस्थायी संसद रही। तब तंत्र भारत में पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से संसद का गठन 1952 में हुआ। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर भारतीय संसद का गठन होता है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होना चाहिए, जबकि राज्यसभा के लिए कितना, 23 वर्ष। भारत का पार्लियामेंट संसद का उदाहरण कब हुआ था, तो भारत का पार्लियामेंट हुआ था 1927 में। संसद के किन सदनों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है, गैर सरकारी सदस्य जो कहा जाता है वह मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक संसद कहा जाता है, मंत्री के अलावे। संसद के ऐसे प्रत्येक सदस्य जो मंत्री नहीं है गैर सरकारी सदस्य कहलाता है। सामान्य लोकसभा में प्रत्येक शुक्रवार के अंतिम 2.5 घंटे गैर सरकारी सदस्यों का कार्य, उनके विधेयक और संकल्प आदि को निपटाने के लिए नियत किए जाते हैं। यदि शुक्रवार को सभा की बैठक न हो तो अध्यक्ष के निर्देश से गैर सरकारी सदस्य की कार्य हेतु सप्ताह के किसी अन्य दिन में 2.5 घंटे का समय नियत किया जा सकता है। भारत सरकार के निर्णय अनुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रम हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है, तो अधिकतम जो है अपने क्षेत्र में विकास हेतु कोई भी संसद 5 करोड़ रुपया खर्च कर सकता है। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है, यह जो निर्णय करता है वो करता है चुनाव आयोग की सहायता से राष्ट्रपति करता है। भारत की संचित नीति से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है, यह जो है नियंत्रण वह है संसद का। न्यायपालिका के विवादों का निपटारा के संबंध में कौन सा कथन गलत है, नागरिक और सरकार के बीच विवाद सही है, 2 राज्यों के बीच सरकार विवाद यह भी सही है, 2 देशों के बीच विवाद यह गलत है, केंद्र राज्य की सरकारों के बीच विवाद यह भी सही है। न्यायिक समीक्षा के संबंध में न्यायपालिका का अधिकार कौन से नहीं है, तो न्यायपालिका का जो अधिकार है वो कौन सा नहीं है, संविधान की व्याख्या का अधिकार ये सही है, किसी भी कानून को रद्द करने का अधिकार ये नहीं है, तो इसीलिए सही है। ठीक है, कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है। ठीक है, बाकी जो है संविधान की व्याख्या का अधिकार है
ठीक है ना, ये नहीं है, तो इसीलिए उत्तर हो जाएगा बी। कोई कानून जो संविधान का आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है और रद्द कर सकते हैं, ये भी सही है। उपयुक्त सभी कथन सही है, ये चलिए हटाओ। न्यायालय न्यायालय किसी भी कानूनों को रद्द नहीं कर सकती है, कानूनों होगा यहाँ पे कानूनों, और वह केवल उसी कानून को रद्द कर सकती है जो आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता हो। ठीक है, 55 का बी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में गलत कथन का चयन करें। अदालत है सरकार के अधीन होती है, अदालत जो है सरकार के अधीन होती है, यही गलत है। ठीक है ना, बाकी जो है ये गलत हो गया। हमारे संविधान में न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र है, रखा गया, बिल्कुल स्वतंत्र है। विधायिका और कार्यपालिका जी सरकार की अन्य शाखा है, न्यायपालिका काम की दखल नहीं दे सकती, बिल्कुल नहीं दे सकती है। न्यायाधीश को एक बार नियुक्त होने के बाद वो हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, सही है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अदालत को ताकत देता है, इस संबंध में कौन सा कथन सही है। देश की नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संबंध में कुछ नहीं कर सकती है, गलत। विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है, ये भी सही है, यही सही है। हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती है, इसके संबंध में सही कथन का चयन करें। सबसे ऊपर केवल एक अदालत है, सर्वोच्च न्यायालय, सही है। राज्य स्तर पर ऊपर की अदालत है, उच्च न्यायालय, सही है। जी अदालत तुमसे लोगों का सबसे ज्यादा ताल्लुक होता है, उसे कहते हैं जिला अदालत, सही है। सभी कथन सही है। 1862 में किस उच्च न्यायालय का गठन स्थापना नहीं किया गया था। तो कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, दिल्ली का नहीं किया गया था। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कौन राज्य नहीं आता है। तो कौन नहीं आता है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का अलग उच्च न्यायालय है 2013 में। ठीक है, इसीलिए मेघालय नहीं आएगा। यानी कौन कौन आएगा गुवाहाटी में, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय रखा गया है। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। निचली अदालत का तो का फैसला सही नहीं होने पर ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है, यही सही है। किसी भी मामले के लिए किसी भी न्यायालय जा सकता है, गलत। केस किसी भी न्यायालय का हो सुनवाई होगा, या सुनी होगा, सनी है, सुनवाई किसी और न्यायालय में की जा सकती है। ठीक है, की जा सकती है, ये भी गलत। इसका उत्तर हो जाएगा ए। सभी नागरिक देश के न्यायालय की शरण में जा सकता है, इस संदर्भ में सही कथन का चयन करें। किसी भी जरूरत के लिए न्यायालय में जा सकते हैं, किसी भी जरूरत के लिए न्यायालय में तो बिल्कुल नहीं। अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध है, न्यायालय किसी भी मामले को तुरंत निपटा सकती है, इसका उत्तर हो जाएगा अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध है। 1980 के दशक में जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित की थी, किसने यह की थी, सर्वोच्च न्यायालय ने। जनहित याचिका के संबंध में कौन सा मामला सही है। बंधुआ मजदूरों को मानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने के संबंध में बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किया जाए, दोनों कथन सही है। राजस्थान और उड़ीसा में सूखी यानी सूखा की वजह से लाखों लोगों के सामने भोजन का भारी अभाव पैदा हो गया, कब। यह तो पैदा हो गया 2001 में। अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकार में कौन सा अधिकार शामिल है। तो अनुच्छेद 21 में कौन है, शादी करने का अधिकार, गलत। तलाक मांगने का, गलत। भोजन का अधिकार, सही है। जनहित का अधिकार, यह भी गलत है। निम्नलिखित में सही कथन का चयन करें। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका का अधिकार होता है, गलत। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका पर अंकुश लगती है, यह भी गलत। विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों पर न्यायपालिका अंकुश लगाती है, यह सही है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो संघीय न्यायपालिका जो उल्लेख है वह भाग 5 में है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है। संघीय न्यायपालिका का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 के संसद के एक अधिनियम द्वारा। भारत संविधान स्वाधीनता अधिनियम 1947 द्वारा नहीं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन हुआ था भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी। तो मूल रूप से संविधान का निर्माण हुआ था, उसमें 7 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश, यानी टोटल 8। तो इसका हो जाएगा 7। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने अन्य न्यायाधीश का प्रावधान है।
अभी है टोटल 34, यानी 33 + 1 हो जाएगा 33। अनुच्छेद 124 के तहत भारतीय संविधान में कहा गया है कि 24 के क्लोज के तहत भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा तथा 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते जब तक कि कानून द्वारा संसद अन्य न्यायाधीश को बड़ी संख्या न्याय नहीं करती है। संविधान में 33 न्यायाधीश एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय के परामर्श अनुसार की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने से पूर्व अनिवार्य रूप से 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श करते हैं। 4 जो है सीनियर जज इस समूह के प्राप्त परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अर्हता नहीं होनी चाहिए? जो वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कर चुका हो। सही है। वह किसी एक ही उच्च न्यायालय एक ही अधिक या उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष, ये भी सही है। वह एक पारंगत विधि हो, ये भी सही है। उपयुक्त से कोई भी, बिल्कुल सभी हो जाएगा, कोई भी। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो यह जो करता है राष्ट्रपति करता है। कार्यवाहक का भी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 126 के तहत जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त हो, मतलब न्यायाधीश का यदि पद खाली हो, तो 126 के तहत जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित कारण अन्यथा अपने पद के कर्तव्य पालन करने में असमर्थ हो, तब उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश में एक ऐसा न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्य का पालन करेगा। अनुच्छेद 126 क्या? कार्यवाहक न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति उस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है। किससे? तो फ्रांस। अनुच्छेद 127 में सर्वोच्च न्यायालय में एक तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। लेकिन 126 में याद रखिएगा कार्यवाहक न्यायाधीश, लेकिन 127 में क्या होगा? तदर्थ न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब जो है न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों की कोरम गणपूर्ति नहीं होता है। न्यायालय के सत्र के लिए न्यायाधीशों की कोरम गणपूर्ति नहीं होता है, तब तदर्थ होता है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करके सर्वोच्च न्यायालय का जो है यह मुख्य न्यायाधीश ही कर सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर रहता है? 65 वर्ष तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।